वहीं रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर से है, जहां पर कोरिया जिले की बेटी आस्था जग्यासी देश भर में कोरिया का नाम रोशन कर रही है। आस्था जग्यासी ने कोरिया जिले के बैकुंठ से निकलकर आज मुंबई जैसे शहर में गीत संगीत के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और इनके लिखे गीत आज जहानाबाद, वेब सीरीज सोनी लिव, पहलवान मूवी, टी सीरीज आदि में गा चुके हैं। राइटर आस्था जग्यासी ने साधना न्यूज के सरगुजा ब्यूरो अरुण कुमार जैन से खास बातचीत की। साधना न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोरिया जिले की उस बेटी की बात कर रहे हैं जिसने संगीत के क्षेत्र में कोरिया जिले के बैकुंठपुर से निकलकर बॉम्बे जैसी जगह में ख्याति हासिल कर रही हैं और उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है और आज उनके लिखे गीत एल्बम के साथ साथ फिल्मों में भी आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के बैकुंठपुर शहर की बेटी आस्था की। आज हमारे साथ आस्था जी जुड़ी हुई हैं और आइए जानते हैं कि इनका सफर कैसे शुरू हुआ और आज ये किस मुकाम पे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। आस्था जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। आस्था जी, शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई और फिर कॉलेज या आगे की शिक्षा कैसे हुई? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो फर्स्ट से 7th स्टैंडर्ड जो है वो मैंने केंद्रीय विद्यालय में कंप्लीट किया है। उसके बाद 8 to 12th मैंने युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव से शिक्षा प्राप्त की है। एंड उसके बाद फिर मैंने क्योंकि मैथ्स ऑप्ट किया था तो मैं इंजीनियरिंग करने ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ गई और वहाँ पे मैंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हासिल की। तो ये मेरी शिक्षा की जर्नी थी। इंजीनियरिंग एक अलग क्षेत्र हो जाता है और संगीत एक अलग क्षेत्र हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत धुरी वाले क्षेत्र हैं। तो संगीत की तरफ कैसे आपका आकर्षण बढ़ा और कैसे आप संगीत के क्षेत्र में? ये क्वेश्चन हमेशा उठता है। तो मैं एक्चुअली बचपन से ही लिखती थी, मुझे लिखने का शौक था। तो फर्स्ट जो मेरी कविता थी वो मैंने 12 साल की उम्र में लिखी थी। मैं तभी 8th स्टैंडर्ड में थी और उसके बाद फिर फ्री पोइट्री जैसे जब भी मेरे दिल में कुछ आता था तो मैं वो लिखती थी। या पोइट्री जैसे एक मेरा साथी था, मेरा दोस्त था, तो जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता, कुछ बुरा लगता तो वो मैं लिख देती थी। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एज अ लिरिसिस्ट मैं लाइफ में प्रोसीड करूंगी। इंजीनियरिंग नॉर्मली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि 12th के बाद एग्जैक्टली क्या करना है और जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हम लोगों को कई बार गाइडेंस नहीं होती, कई बार ऑप्शंस नहीं समझ आते। लेकिन फिर इंजीनियरिंग करते करते 2nd 3rd ईयर में ही मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है टेक्निकल फील्ड में है तो, बट टेक्निकल फील्ड में कुछ करना नहीं है आगे। दो मैं इंजीनियरिंग जरूर अपनी कंप्लीट करूंगी। इनफैक्ट मैं बहुत अच्छी स्कॉलर थी, इंजीनियरिंग में भी मेरे परसेंटेज काफी अच्छे रहे हैं, बट पोइट्री मैंने कभी छोड़ी नहीं। मैं हमेशा मेरा दुख सुख का साथी रहा है ये। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा किस्सा जरूर सुनाऊंगी। इंजीनियरिंग 4th ईयर में उसके बाद जब हमारे प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम तक पोइट्री इतनी ज्यादा घुल गई थी मेरे अंदर कि जब भी हमारे कॉलेज में मॉक इंटरव्यूज होते थे तो मैं अपनी जो कविता की डायरी होती थी वो हमेशा साथ में लेके जाती थी और कहीं ना कहीं मैं इंटरव्यू को इस तरीके से मोल्ड कर देती थी कि वो मेरी कविता पे आकर लैंड हो जाए और जो मॉक इंटरव्यू लेने वाले टीचर्स होते थे वो मेरी कविता सुनते थे। एंड सो इससे मुझे समझ आ गया कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है राइटिंग में। एंड इंजीनियरिंग जैसे ही कंप्लीट हुई फिर मैंने एक छोटा सा सर्टिफिकेशन कोर्स किया पुणे से क्रिएटिव फील्ड में एंड वहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए और फिर मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह से एंड देन मैं उनको लिरिक्स मेल करने लगी अपने
फिर उनको अच्छी लगी मेरी पोइट्री। बाय द वे, पोइट्री और लिरिक्स लिखने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप पोइट्री फ्रीली किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, नज्म फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो आपके दिमाग में जैसा फॉर्मेट आए आप लिख सकते हैं। लेकिन जो गाने होते हैं वो एक ट्यून में बंधे हुए रहते हैं, तो वो अलग होता है। तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर सुजीत शेट्टी से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे एक ट्यून भेजा और उन्होंने कहा कि आप इस ट्यून में कुछ लिखो, अगर आप इंटरेस्टेड। मैं इंटरेस्टेड थी, तो उन्होंने मुझे वो ट्यून भेजी। फिर मैंने उस फॉर्मेट में लिखा एंड देन उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसी फील्ड में प्रोसीड करना चाहती हो और प्रोफेशनली अगर इसको आगे बढ़ाना चाहती हो, तो मुंबई से बेटर और कोई प्लेस नहीं हो सकती, और ऑब्वियसली वहां पे जाओ, लोगों से मिलो एंड कॉन्टैक्ट्स बनते तो ही हम कुछ कर पाते हैं। तो बस फिर मुंबई का सफर यहीं से शुरू हो गया, पर मैंने पहला कदम बढ़ा दिया, अब मुंबई दूसरा घर बन गया है। यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें आपसे जी, तो किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि? परिवार मेरा बहुत ही सपोर्टिव है। मेरे जो माता पिता हैं वो एक निस्वार्थ प्रेम करते हैं मुझसे। तो मैंने जब भी लाइफ में कुछ करना चाहा तो मुझे हमेशा से उनका सपोर्ट रहा, जो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हुआ। और शायद ही डेफिनेटली यही रीजन है कि कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है अगर उसे अपने माता पिता का सपोर्ट मिला हो। तो मेरे लिए तो मेरे माता पिता एक ब्लेसिंग हैं और हमेशा रहेंगे। अभी यदि बात की जाए कि आपके जो लिखे हुए गीत वह किन एल्बम में या किन फिल्मों में आए हैं? मेरी एक्चुअली जब मैं मुंबई गई तो 1-1.5 साल बाद ही मैं जो दबंग के डायरेक्टर है अभिनव कश्यप, उनसे मिली एंड उनके फिल्म के सॉन्ग्स मैंने लिखे। और म्यूजिक डायरेक्शन सुजीत शेट्टी जी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था, तो उनका ही म्यूजिक डायरेक्शन है एंड उनके लिए सॉन्ग्स मैंने लिखे। तो वो अभी किसी वजह से मटेरियलाइज नहीं हो पाई है, बट हम वापस से वो रिवाइव करेंगे अभी। उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्म्स की 1-2, जहाँ से शुरुआत हुई, जो रिलीज हुई। फिर मैंने एक फिल्म की पहलवान, जिसमें 7 सॉन्ग्स हैं जो मैंने लिखे। फिर टिप्स के थ्रू एक सूफी सॉन्ग रिलीज हुआ, और फाइनली सोनी लिव में जहानाबाद नाम का एक वेब सीरीज रिलीज हुआ, जिसका म्यूजिक बहुत ही सराहा गया। तो ये थी अभी तक म्यूजिकल जर्नी एंड तो अभी फिलहाल मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो बस यही अभी जर्नी रही है राइटिंग की। चूंकि संगीत का क्षेत्र है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो किस तरह के संगीत लिखना पसंद करती हैं? अब ये एक्चुअली एक चैलेंज होता है एंड अभी तक मैंने बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से मुझे मौका मिला डिफरेंट सॉन्ग्स लिखने का। तो मैंने सूफी लिखा, मैंने लव सॉन्ग लिखा, मैंने इनफैक्ट और भी जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं या इन्वेंडोज होते हैं, ये सब भी मुझे मौका मिला। तो मैंने फिलहाल मेरा एक बड़ा पोर्टफोलियो तैयार हो गया है। मैंने काफी डिफरेंट टाइप के लिरिक्स लिखे हैं। आगे क्या करना चाहते हैं, क्या विजन है? विजन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा प्लान नहीं करती हूँ, क्योंकि हमसे बड़े प्लानर बैठे हुए हैं। तो जो चीज जैसी आती है उस चीज को वैसे एक्सेप्ट कर लेना, और जब भी जो चीज है हाथ में, उस चीज में आप अपना कितना कैसे बेस्ट दे पाते हो वो करना, जो हमारे हाथ में रहता है वो करने में मैं विश्वास रखती हूँ। डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं और लोग हमेशा अपने स्ट्रगल्स की बात करते हैं। तो स्ट्रगल्स मुझे लगता है बेटर वर्ड नहीं है, चैलेंजेस बेटर वर्ड है। चैलेंज आते हैं और उनको आप कितने अच्छे से
उन चैलेंजेस को फेस करते हैं और इतने अच्छे से आगे बढ़ते हैं, वो सब आप पे निर्भर करता है। तो मैं अपनी लाइफ इस तरीके से जीती हूँ। एक छोटे से शहर बैकुंठपुर से निकल करके बॉम्बे तक का सफर, इस बीच बहुत संघर्ष भी आए होंगे सामने, कैसे फेस किए और आज जिस मुकाम पर क्या लगा? जैसा मैंने बताया कि चैलेंजेस हैं, तो कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस स्टार्टिंग में होते थे, तो तभी मेरे मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट किया। फिर जैसे जैसे काम मिलता गया तो उसमें थोड़ी राहत हो गई। फिर जैसे वर्क चैलेंजेस होते हैं, कभी हमको कोई सिचुएशन मिलती है जिसमें हमें कोई सॉन्ग लिखना होता है, तो मुझे जब सूफी सॉन्ग ऑफर हुआ कि आपको सूफी सॉन्ग लिखना है, तो वो मेरे लिए बहुत ही नया था। और आपको पता है उर्दू इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है और मुझे आती थी, थोड़ी थोड़ी आती थी, बट एक अचानक से अगर आपको उर्दू में कोई चीज़ लिखनी है तो आपको डेफिनेटली उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ी नज़में पढ़ी, डिफरेंट पोइट्स को पढ़ा, तो और थोड़ा उर्दू सीखा मैंने, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुई। तो फिर मैंने सूफी सॉन्ग्स लिखे। तो ऐसे ही लाइफ में जब भी कोई नई चैलेंजेस और भी नए चैलेंजेस आते हैं, कोई सिचुएशन आती है, तो आपको थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ती है और प्लस आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप किसी भी सिचुएशन को कितना गहराई से फील कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करता है राइटिंग में स्पेशली। तो ऐसे ही जब भी कुछ भी डिफरेंट नए नए चैलेंजेस आते हैं, तो उसके नए नए तरीके भी होते हैं ओवरकम करने के। तो ऐसे ही चलता होता है काम। युवाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुश, तो हर इंसान अपनी खुशी किसी न किसी चीज़ में ढूंढ लेता है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप जिंदगी में अपना पैशन फॉलो करते हैं, पैशन मतलब आपको जिस चीज़ में भी बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है, आपको पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, गीत लिखना अच्छा लगता है मेरी तरह, या कोई भी चीज़ जो आपको सुकून देती है, खुशी देती है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं ज़िंदगी में, शिद्दत से फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी होता है, लेकिन आपका जो देखने का तरीका है वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। तो लाइफ को पॉजिटिवली देखें और अपना पैशन फॉलो करें, तो आप खुश भी रहेंगे, और आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास वाले भी खुश रहेंगे। आपने आस्था जिज्ञासी जी को सुना और इनके सफर को कि कहाँ से शुरू हुआ और आज ये किस मुकाम पर है। आज की चर्चा बस इतनी ही। बैक टू स्टूडियो।